ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है ही नहीं या फिर इसे कोई सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा। कोशिश तो हर गवर्नमेंट कर रही है और जितनी भी प्रीवियस गवर्नमेंट आई हैं उन सब ने इस पे काम करने की कोशिश करी है, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई बट इसे इफेक्टिव तरीके से डील नहीं कर पाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये मल्टी लेवल और मल्टी डायमेंशनल है, जिसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन की जरूरत होती है। इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म मेजर्स अलग लेने पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स अलग लेने पड़ते हैं, ताकि इस प्रॉब्लम को हम इफेक्टिव तरीके से डील कर सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जितनी भी कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम किसी ना किसी टाइम पे उनके साथ भी रही है, उन्होंने भी फेस करी है और आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज इस प्रॉब्लम से फेस कर रही हैं। बट इंडिया इस टाइम पे ज़्यादा नज़रों में है, क्योंकि हमारे कुछ जो यूट्यूबर्स हैं और जो काफ़ी सोशल मीडिया है इस प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा उठाया है और रिसेंटली रिपोर्ट भी निकली है जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई है। ये प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो हमारा इंडिया का डिविडेंड है वो डिजास्टर बनता जा रहा है। जो यूथ को कैपिटलाइज करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये ह्यूमन रिसोर्सेज को वेस्ट करने वाली बात है। तो आज इसी पे बात करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को देखने के। मैं आपको एक बर्ड्स आई व्यू दूंगा और आप कैसे डिफरेंट एंगल से सोच सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के बारे में। और हाँ, जो डिफरेंट रेट्स चल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। देखो, अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, यानी आपके पास नॉलेज है, स्किल सेट है और आप एक्टिवली जॉब के लिए सर्च भी कर रहे हो और आपको जॉब नहीं मिल रही, तब आप अनएम्प्लॉयड कहलाओगे, यानी इसी को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे सीजनल हो गई, फ्रिक्शनल हो गई, साइक्लिक हो गई, डिस्गाइज हो गई। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है। पर उससे पहले अब पहले ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को बताते हैं, यानी हमें पता कैसे चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा हो रहा है और कैसे कैसे इसका रेट बढ़ रहा है। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो ये मेजर करते हैं और इसे दर्शाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का काम है किसका? हमारी सरकार का, गवर्नमेंट का। कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दो तरह की गवर्नमेंट होती है। देखो, इसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट बना रखी है। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। और जो कुछ सब्जेक्ट बन जाते हैं वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो यूनियन लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है। जितने भी स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स दे रखे हैं उस पे स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ही लेजिस्लेट कर सकती है। जो एजुकेशन वाला सब्जेक्ट है ये पहले स्टेट लिस्ट के अंदर था, बट 42nd अमेंडमेंट 1976 का जो हुआ था उससे उसे कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी वो स्टेट और सेंटर दोनों की जिम्मेदारी बनती है। इंडिया की जो मीन एज है वो 29 ईयर्स है। और अगर मैं बात करूं वर्किंग पॉपुलेशन की तो वो इंडिया में ज़्यादा है, यानी डिपेंडेंट लोग कम हैं, क्योंकि हम वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर जो एज क्राइटेरिया है वो 15 टू 59 ईयर्स का मानते हैं। और ये जो पॉपुलेशन है वर्किंग पॉपुलेशन, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन का 64% है। और ये भी कहा जाता है कि हर साल 80 से 90 लाख इस वर्किंग पॉपुलेशन में जुड़ रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। बट जो यूथ है जिसे हम कंसीडर करते हैं 15 टू 29 ईयर्स के अंदर, वो हर साल जो उसका रेट है बढ़ने का वो कम होता जा रहा है, यानी हर साल करीबन 10 लाख लोग कम होते जा रहे हैं। बट स्टिल जो यूथ है वो हमारा 40% का अकाउंट करता है पूरी टोटल पॉपुलेशन का। और एक एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 आती है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2018 में 46.8% के करीब था, जो कि 2023 में वो 56% हो गया है। यानी एम्प्लॉयमेंट में तो बढ़ा है, इजाफा हुआ है। और अब वहीं बात करूं मैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उसमें गिरावट देखी गई है, वो 6% से 3.2% हो गई। तो अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं, अगर इंडिकेटर्स की बात करूं, तो वहां पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। बट इन नंबर से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एजुकेटेड यूथ है इंडिया का वो डिसप्रोपोर्शनेटली हाई अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है। जो रेट इन्होंने बता रखा है वो थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि जो सेकेंडरी यानी 10-12 पास कर चुके हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता रखा है 16%, और जो ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन कर रखी है जिन्होंने, उनका रेट बता रखा है 28.4%। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि जो जितना ज्यादा पढ़ा हुआ होगा उतने ही चांसेस ज्यादा हैं कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी। यानी अगर इंडिया के अंदर आप ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मतलब निकलता है। और अगर मैं बात करूं कि नेशनल लेवल पे तो इंप्रूवमेंट दिखता है, बट स्टेट के अंदर यानी स्टेट लेवल पे अभी भी काफी ज्यादा डिस्पैरिटीज हैं। और मैं स्टेट्स की डिस्पैरिटीज की अगर बात करूं तो जो टोटल यूथ पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें से 18.6% तो अकेला यूपी से आते हैं और 9.5% करीबन बिहार से आते हैं। यानी इन दो स्टेट से ही एक चौथाई यूथ की पॉपुलेशन आ जाती है।
और अगर मैं डिफरेंट स्टेट्स की बात करूं, जैसे महाराष्ट्र में 8.3%, राजस्थान में 6.4% और मध्य प्रदेश में 7%। सो लेस डेवलप्ड स्टेट्स स्पेशली इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन लाइक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड एमपी एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एंड स्टेट्स लाइक केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका एंटिसिपेट अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। अब सवाल उठता है कि डिस्पैरिटीज है क्यों? देखो, इसका रीजन है क्रूड बर्थ रेट और मोर्टेलिटी रेट अमंग एल्डरलीज जो कि कम हुआ है। और वहीं मैं बात करूं टोटल फर्टिलिटी रेट की यानी टीएफआर की, वो तो रिप्लेसमेंट लेवल जो कि 2% होता है उससे भी कम चला गया है। बट ऐसा कुछ स्टेट्स में नहीं हुआ जैसे कि यूपी, बिहार और झारखंड में। नेक्स्ट इंडिकेटर आता है यूथ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स, जो कि 4 सप्लाई और डिमांड की इंडिकेटर्स को मेजर करता है, जो कि आईएलओ और आईएसडी देता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो नेशनल एवरेज को भी आउट परफॉर्म कर रही हैं, यानी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और ऐसी स्टेट्स आप सभी को पता है, जैसे तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरला, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इनके अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये पर कैपिटा इनकम यहाँ पे ज्यादा है, तो यूथ ज्यादा है, इसलिए रेगुलर फॉर्मल जॉब्स जो हैं वो ज्यादा होंगी। तो अगर मैं इस रिपोर्ट का एनालिसिस करूं तो यूथ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन स्टेट्स में अगर कम होगा तो पर कैपिटा इनकम भी कम होगी, जिसकी वजह से एजुकेशन लेवल कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चले जाएगा, जिसके कारण जो फॉर्मल जॉब्स हैं वो नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगी, नहीं जनरेट हो पाएंगी और सबको अच्छी जॉब्स नहीं मिलेंगी। अब इसी से कनेक्टेड होता है जॉबलेस ग्रोथ। लोग कहते हैं कि इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ हुई है, यानी जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है कि जीडीपी तो बढ़ रही है बट उसके साथ साथ जॉब्स क्रिएशन नहीं हो रहा, इसे हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। बट इसका रीजन एक स्टेट की डिस्पैरिटीज भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया यूथ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स है, इसके अकॉर्डिंग जैसे अगर कहीं पे शॉर्टेज हो रही है, एजुकेशन लेवल में ड्रॉप आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो वहां की जो लेबर है उनकी डिमांड कम होगी और वो जाएंगे डेवलप्ड स्टेट्स के पास काम ढूंढने के लिए। अब डेवलप्ड स्टेट्स में यानी रेगुलर जॉब्स जो हैं वो ज्यादा हैं, एजुकेशन लेवल ज्यादा है, अगर ये पॉपुलेशन वहां चली जाती है, माइग्रेट हो जाती है, तो वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा और वहां पे उसे जॉबलेस ग्रोथ कहेंगे, क्योंकि वहां पे जीडीपी तो बढ़ रही है बट साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। यही रीजन है जॉबलेस ग्रोथ का। तो मैंने आपको आज एक रीजन और बता दिया कि जॉबलेस ग्रोथ का है क्या। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? हमें चाहिए कस्टमाइज्ड अप्रोच, यानी हमें रीजनल लेवल पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टेट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो नेशनल एवरेज पे भी इंपैक्ट पड़ेगा और कुछ स्टेट्स की वजह से ऐसा होगा। इसलिए हमें जॉब्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो स्किल डेवलपमेंट पे काम करती हैं, बट हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें साथ साथ जॉब्स यानी सुटेबल जॉब्स पे भी काम करना पड़ेगा। देखो, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करना होता, यानी आपको जॉब्स ही जनरेट नहीं करनी है बट सुटेबल जॉब्स करनी है, क्योंकि जॉब तो अगर आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाए, कि अगर पीएचडी होल्डर पियोन की जॉब कर रहा है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में ही काउंट होगा, क्योंकि वो सुटेबल जॉब नहीं है, उसके कैलिबर की जॉब नहीं है। तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है क्या। और साथ ही साथ इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा अपनी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि हम सिंपली वेस्ट से कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सोशो कल्चर एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट है। और हमारे स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा पब्लिक पॉलिसी से, ताकि वो एम्पावर हो सके। ये पब्लिक पॉलिसी हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें एम्पावर कर सकती है। कैसे? अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक स्टार्टअप है, यानी एंटरप्रेन्योर है, वो आगे स्टेज में क्या फेस कर रहा है? लीगल हर्डल्स फेस कर रहा है और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं वो फेस कर रहा है। अब इसके चलते उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा और वो अपने स्टार्टअप पे ध्यान नहीं दे पा रहा, वो इन्हीं सब में फंसता चले जा रहा है। अगर उसे पब्लिक पॉलिसी की नॉलेज होगी तो वो इन सब से आसानी से निकल पाएगा और इन्हें पहले से ही इन सब का ध्यान रखेगा। तो एक्चुअली में पब्लिक पॉलिसी हमारे एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करेगी। और ये एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वहां पे पब्लिक पॉलिसी की नॉलेज नहीं होती। तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर है। जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, इट रिवॉल्व्स अराउंड यूथ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किल्स। इसने काफी ज्यादा ट्रेंड्स और पैटर्न्स को पकड़ा है। जैसे कि 15 to 59 ईयर्स एज वाले हैं, वो 2011 में 61% थे और 2021 में वो 64% हो गए, और ये ग्रोथ हो सकती है 65% 2036 में, क्योंकि हर साल 70 से 80 लाख जो यूथ हैं वो इसमें ऐड होते जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं प्रोपोर्शन ऑफ यूथ गेटिंग एन एजुकेशन इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 2000 टू 35% इन 2022, तो परसेंटेज ऑफ यूथ इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्रीज्ड फ्रॉम 52% टू 37% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो एजुकेटेड यूथ हैं वो बढ़ते तो जा रहे हैं, उनमें इंक्रीमेंट तो हो रहा है, बट वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले रहे हैं।